साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था आर्टिकल 16, यानी आर्टिकल 16 के बारे में अपन बात कर रहे थे। देखिएगा, आर्टिकल 16 के 4 पार्ट अपन पढ़ चुके थे। आर्टिकल 16(1) जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। आर्टिकल 16(2) के संदर्भ में अपने बात की थी उन 7 आधारों के बारे में, जिसमें था कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, मूल स्थान और उद्भव या वंशक्रम के आधार पर लोक नियोजन के संदर्भ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16(3) के बारे में बात करें तो आर्टिकल 16(3) में प्रावधान किया गया था कि राज्य जो है मूल स्थान के आधार पर विशेष उपबंध बना सकता है लोक नियोजन के संदर्भ में। और आर्टिकल 16(4) आप लोगों को पता होगा, प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्य क्या व्यवस्था करेगा, जिनका सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है उनको आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। साथ ही अपने जाना था आर्टिकल 16(4)(a) के संदर्भ में, जो 77वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, और जिसमें प्रावधान किया गया था कि पदोन्नति में भी क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। क्योंकि इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति पे आरक्षण पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। इसके बाद 85वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आर्टिकल 16(4)(a) से संबंधित था, और उसमें प्रावधान किया गया था कि जो पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को, उसमें किसका ध्यान में रखा जाए, वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल के बारे में बात की थी वो थी आर्टिकल 16(4)(b) जो 81वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें प्रावधान किया गया है कि बैकलॉग में आरक्षण की देते समय अगर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाए तो इसे संविधान की उल्लंघनता नहीं माना जाएगा। क्योंकि 50% की सीमा जो निश्चित करी थी कौन से वाद में, इंदिरा साहनीवाद में। और इंदिरा साहनीवाद में क्या कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन अगर बैकलॉग में आरक्षण देते समय आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाती है तो इसे संविधान की उल्लंघनता नहीं मानते। और बैकलॉग क्या होता है इसके संदर्भ में अपन डिटेल से बात कर चुके हैं। अब जो आर्टिकल अपने लिए महत्वपूर्ण है वो आर्टिकल आप ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 16(5). कौन सा ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 16(5) के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 16(5) में क्या प्रावधान किया गया, आर्टिकल 16(5) में प्रावधान किया गया है कि धार्मिक संप्रदाय से संबंधित अगर लोक नियोजन के संदर्भ में कोई बात आती है तो उनको उस विशेष वर्ग के लिए आरक्षित किया जा सकता है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा गया आर्टिकल 16(5) में। 16(5) में लिखा गया है कि किसी धार्मिक संप्रदाय हेतु, किसी धार्मिक संप्रदाय के संबंध में, धार्मिक संप्रदाय के संबंध में लोक नियोजन यथार्थ कोई किसी प्रकार की कोई वैकेंसी है, लोक नियोजन में सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगी, जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगी, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगी। ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आज तक आर्टिकल 16(5) से संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया, बस ध्यान में रखिएगा 16(5) के संदर्भ में। अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 16(6). 16(6) मूल संविधान में नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा आर्टिकल, 16(6). और 16(6) कब जोड़ा गया, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 103वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया, 103वें संविधान संशोधन। और 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में। 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्टिकल जोड़ा गया 16(4), आर्टिकल जोड़ा गया 16(6), जिसमें क्या प्रावधान किया गया कि राज्य जो है आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, राज्य आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लोक नियोजन में, लोक नियोजन के संबंध में उपबंध बनाएगा। लोक नियोजन के संबंध में क्या बनाएगा, उपबंध बनाएगा। यानी अब जो है आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी क्या प्रदान किया जाएगा, आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अर्थात राज्य को उपबंध बनाने का अधिकार दिया गया है और राज्य ने
आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो है सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया। कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 10% आरक्षण दिया गया। ये 2009 की बात है। 12 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे, अधिनियम बना था। और उसके बाद में 1 फरवरी 2019, डेट ध्यान में रखिएगा, 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019 के बाद में केंद्र सरकार की कोई भी वैकेंसी आएगी, 1 फरवरी 2019 के बाद में केंद्र सरकार की कोई भी वैकेंसी अगर आएगी, उस वैकेंसी में EWS अर्थात आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी 10% आरक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। कौन सी डेट के बाद? 1 जनवरी 2019। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, गुजरात ऐसा पहला राज्य बना। कौन सा राज्य? गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जिन्होंने अपने राज्य में EWS अर्थात आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आर्टिकल 16(6) में किसका प्रावधान है, तो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है? 10%। ये कब से प्रभावी हुआ? ये डेट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये प्रभावी कब से हुआ? तो 1 फरवरी 2019 से। और पहला राज्य कौन सा जिन्होंने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्य स्तर की जो वैकेंसी रहेगी उसमें भी EWS की प्रावधान किया गया? कौन सा स्टेट आप ध्यान में रखेंगे? गुजरात। ये था आपके आर्टिकल 16। अब अपन बात करते हैं कौन से आर्टिकल के संदर्भ में? आर्टिकल 17 के संदर्भ। देखिएगा, आर्टिकल 17 के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है अस्पृश्यता का अंत। क्या प्रावधान किया गया है? अस्पृश्यता का अंत, जिसको अपन दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? छुआछूत की समाप्ति। समाप्ति दोनों आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये अस्पृश्यता है क्या, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में कहीं पर भी अस्पृश्यता के जैसे प्रावधान नहीं है। अस्पृश्यता क्या होगी, इसकी क्या परिभाषा होगी, कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सामाजिक जो भेदभाव होता है, और विशेषकर हिंदू धर्म से संबंधित जो सामाजिक भेदभाव होता है, जो ऊंच नीच की भावना होती है, उसी को क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता बोलते हैं। जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ सामाजिक भेदभाव करना एक प्रकार से क्या है? अस्पृश्यता है। और ऐसी पुराने समय से चली आ रही थी, एक प्रकार की कुरीति है। भाई मानव है, मानव होने के नाते उनके जो है सभी को समान अधिकार प्राप्त है। हालांकि सामाजिक समानता की बात भी भारतीय संविधान में उल्लेखित की गई है, लेकिन ये अस्पृश्यता, छुआछूत की जो बीमारी थी, अपन बीमारी कह सकते हैं, इस एक प्रकार की सामाजिक कुरीति थी। इस पर रोक लगाने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में प्रावधान किया गया, अस्पृश्यता का क्या करना है? अंत करना। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, अस्पृश्यता के संदर्भ में भारतीय संविधान में कहीं पर भी इनकी स्पष्ट परिभाषा उल्लेखित नहीं की गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता के संदर्भ में परिभाषित भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया? नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है। सामान्यतः अपन अस्पृश्यता का मतलब ये समझते हैं कि हिंदू धर्म से संबंधित जो सामाजिक भेदभाव होता है, जो ऊंच नीच की भावना होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, भारत में संसद के द्वारा, किनके द्वारा? संसद के द्वारा 1955 में 1955 में कानून बनाया गया, जिसको अपन बोलते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया कब? 1955 में। किसके लिए? इस आर्टिकल 17 को प्रभावी बनाने के लिए और अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए 1955 में संसद के द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। और इसी में परिवर्तन करके 1976 में 1976 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक सिविल अधिकार, नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम अर्थात वर्तमान में कौन सा प्रभावी है? ये नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये प्रभावी है। लेकिन ये कानून बना कब था? 1955 में। उस समय इसका नाम क्या था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, 1989 में जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उस समय एक कानून बनाया गया जिसको अपन बोलते हैं अनुसूचित जाति
एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको अपन बोलते हैं SC/ST एक्ट, और इसका क्या नाम है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट अर्थात SC/ST एक्ट। ये क्यों बनाया गया? जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो, उनके किसी भी प्रकार का जो दबंग जातियों के द्वारा उनके विरुद्ध जो किसी इस प्रकार की कार्रवाई की जाती थी पहले, वो भविष्य में नहीं हो, इस पर रोक लगाने की बात कही गई। अर्थात जिससे अस्पृश्यता जैसी जो बात है ये बिल्कुल क्या हो जाए, शून्य हो जाए और समाज में सभी वर्ग एक समानता के साथ जीवन यापन कर सके। इसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, उनके लिए कुछ विशेष ऐसे प्रावधान किए गए और उन्हें अपन कह सकते हैं कुछ ऐसी विशेष शक्तियां प्रदान की गई जो कानून के संदर्भ में भी थी, ठीक है, और इनके साथ ही न्यायालय में और इनके साथ ही पुलिस के मामले में भी अगर कोई मुकदमा दर्ज करवाता है SC/ST एक्ट के तहत में, तो इसकी सारी कार्रवाई जो है जिस वर्ग से संबंधित वो आ रहे हैं SC/ST से संबंधित, वो सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन बाद में ये पाया गया कि इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो झूठे निकले। झूठे निकलने का मतलब है कि कुछ अनुसूचित जाति और जनजातियों ने इसका दुरुपयोग कर दिया, कुछ हद तक इसका दुरुपयोग किया। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक वाद आता है, कौन सा, SK महाजन, कौन सा वाद ध्यान में रखना है, SK महाजन बनाम भारत संघ, SK महाजन बनाम भारत संघ 2018, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, ध्यान में रखिएगा, SK महाजन बनाम भारत संघ 2018। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो SC और ST एक्ट है, SC/ST एक्ट में कुछ संशोधन किए जाएं, और संशोधन करने की बात क्या है कि जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति का जो मामला आएगा, अभी क्या प्रावधान है और पहले भी क्या प्रावधान, हालांकि संशोधन नहीं किया गया। प्रावधान क्या है कि कोई भी अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई भी व्यक्ति अगर मुकदमा दर्ज करवाएगा किसी भी जनरल व्यक्ति के विरुद्ध या किसी भी OBC व्यक्ति के विरुद्ध, तो बिना किसी जांच के इस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया। बिना किसी जांच के इस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार से मैं कहता हूं कहीं कहीं हर कानून का दुरुपयोग होता है भाई, हर कानून का दुरुपयोग होता है। और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसा कहते हैं, जैसे वर्तमान में अपन कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दहेज से संबंधित जो कानून बना हुआ है उसका भी भयंकर मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग होने का मतलब है कि दहेज से संबंधित जो कानून बना है, क्यों बनाए गए हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं जिनको दहेज के आधार पर जो वहां पर प्रताड़ित किया जाता है ससुराल पक्ष के द्वारा, वहां पर उन्हें दिक्कत नहीं हो, इसलिए इस प्रकार का कठोर कानून बनाए गए। उसी प्रकार से हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भाई बहन हैं उनको समाज में सभी के समान जो है अधिकार मिले और उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हो, इस प्रकार का कानून बनाए गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रत्येक कानून में कुछ अपवाद, कुछ ऐसे व्यक्ति समाज में भी कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं, उन्होंने इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसमें पहले जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में क्या होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को पता होगा कि भारत बंद हुआ था और भारत बंद के बाद में क्या हुआ था, सरकार ने भी कह दिया कि जो कानून पहले से बना है उसमें हम किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सके। लेकिन ये विवादों में आ गया था, कौन सा, ये 1989 में बना, कौन सा, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे अपन SC/ST एक्ट के नाम से बोलते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का वाद आप जरूर ध्यान में रखिएगा, SK महाजन बनाम कौन सा, भारत संघवाद। क्लियर रखिएगा, SK महाजन बनाम भारत संघवाद का संबंध कौन से कानून से है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, 1989 में बना अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम। देखिएगा, अत्याचार के संदर्भ में बात करें या फिर अस्पृश्यता के संदर्भ में बात करें, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में और एक सभ्य समाज में ये सब कुछ जायज नहीं है। भाई मानव हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं समाज में रहने के, उनके समानता के अधिकार हैं, लेकिन समाज में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत होती है, इस वजह से इसके विशेष प्रावधान दिया गया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से दोहराऊंगा कि लोकतंत्र का असली मतलब बहुसंख्यकों की हुकूमत नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण करना है। ये हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अल्पसंख्यक भाई हैं, इनको समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इन पर जो अत्याचार पुराने जमाने से हो रहे थे उन पर रोक कैसे लगाई जाए और इन्हें सभ्य समाज और इन्हें जो है हमारे बराबर का दर्जा कैसे मिल पाए, इस प्रकार की बातें जो हैं लागू करने के लिए इस प्रकार के बहुत सारे कानून जो हैं ये समय समय पर संसद और राज्य की विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए। और उसी से संदर्भ में आप जरूर ध्यान में रखिएगा,
अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण, और दूसरा कौन सा, नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। दोनों ही महत्वपूर्ण है, जहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है, ये जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है, ये एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जो निरपेक्ष है। एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है, एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है, एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जिसका कोई अपवाद नहीं है, जिसका कोई अपवाद नहीं है। एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जिसका कोई क्या नहीं है, अपवाद नहीं। इससे पूर्व जो भी मौलिक अधिकार आप लोगों ने पढ़े होंगे कि आर्टिकल 14 की बात करें, एक तरफ तो कह रहा है कानून के आधार पर सभी समान होंगे, दूसरे में कह रहा है कि कुछ समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 15 में कह रहे हैं कि सभी को सामाजिक समानता होगी, लेकिन फिर कह रहे हैं महिलाओं बच्चों के लिए विशेष कानून बनाएंगे। आर्टिकल 16 कह रहे हैं कि किसी के लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। फिर आर्टिकल 16(4) क्या कह रहे हैं, आरक्षण की व्यवस्था होगी। लेकिन आर्टिकल 17 बिल्कुल एक प्रकार से अपन कह सकते हैं इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में जो सामाजिक आधार पर जो उनको भेदभाव हो रहा था, उनको रोकने के लिए आर्टिकल 17 जैसा प्रावधान किया गया। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। दूसरी बात सुनिएगा, आर्टिकल 17 ऐसा मौलिक अधिकार है जो राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होगा। आर्टिकल 17 ऐसा मौलिक अधिकार है जो राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होगा। आर्टिकल 17 ऐसा मौलिक अधिकार है जो राज्य एवं नागरिक, राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध, राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होगा। राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होने का मतलब क्या है, राज्य भी किसी भी नागरिक के साथ अस्पृश्यता नहीं करेगा, मतलब छुआछूत नहीं करेगा, और नागरिक भी, दोनों के संदर्भ में अधिकार प्राप्त होगा। ये आर्टिकल कौन सा, 17, यानी आर्टिकल 17 को अपन कह सकते हैं इनकी प्रकृति कैसी है, निरपेक्ष है। आर्टिकल 17 की प्रकृति कैसी है, निरपेक्ष है। तो आर्टिकल 17 में 2-3 बातें आपको और विशेष ध्यान में रखनी होगी, जहां से अच्छा प्रश्न पूछा जाए। भाई अस्पृश्यता सबको पता है, आर्टिकल 17 का मतलब अस्पृश्यता है, लेकिन आपको इनके अलावा 2 तो एक्ट ध्यान में रखने, अधिनियम ध्यान में रखने। पहला कौन सा, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसे 1976 में परिवर्तन करके नाम किया गया नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। दूसरा 1989 का अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, और उसके संदर्भ में एस के महाजन बनाम भारत संघवाद 2018, ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आप आर्टिकल 17 में ये भी ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सा ध्यान में रखेंगे, ये एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जिसका कोई अपवाद नहीं है। दूसरा आप ध्यान में ये रखेंगे, ये एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जो जिनकी प्रकृति निरपेक्ष है और राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त। हालांकि बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार, अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और कौन कौन से केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। उसमें एक आर्टिकल 17 जरूर ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 17 राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है। समानता के अधिकार में अंतिम अधिकार आर्टिकल 18, जिसमें क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ब्रिटिश कालीन भारत से बहुत सारी उपाधियां ऐसी चली आ रही थी भारत में, ठीक है, बहुत सारी उपाधियां थी। उस उपाधियों पर रोक लगाने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात उल्लेखित की। अब समानता के अधिकार बात करें तो अब कोई समानता का अधिकार के तहत अब नया जो है, कोई राजा नहीं होगा, कोई रानी, हिज हाइनेस, महाराजा, इस प्रकार की सारी उपाधियों पर पाबंदी लगा दी गई। जैसे पहले बहुत प्रकार की उपाधियां जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती थी, जैसे राय बहादुर की उपाधि है, केसर हिंद की उपाधि है, ये बहुत सारी ऐसी उपाधियां थी। अब क्या कहा गया, ब्रिटिश कालीन भारत से जो चली आ रही उपाधियां थी उस पर क्या लगेगी, रोक लगेगी, पहली बात। दूसरी, शिक्षा और सेना के अलावा सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक लगेगी। उपाधियां केवल 2 ही है, शिक्षा की और सेना की। अगर शिक्षा में किसी ने बेहतर कार्य किया है, MBBS करा है तो डॉक्टर लगा सकता है, PhD करा है डॉक्टर लगा सकता है। इनके अलावा शिक्षा के अलावा सेना की बात करें तो कोई कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट है तो वो लगा सकते हैं। शिक्षा और सेना के अलावा अन्य सभी प्रकार की उपाधियों पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 18 में क्या लिखा गया है, ब्रिटिश कालीन भारत से चली आ रही
समस्त उपाधियों पर रोक लगा दी गई। ब्रिटिश कालीन भारत से चली आ रही समस्त उपाधियों पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे? शिक्षा एवं सेना के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं की जा सकती। किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं की जा सकती। केवल कौन कौन सी ध्यान में रखिएगा? एक तो शिक्षा से संबंधित और दूसरी कौन सी? सेना से संबंधित। इनके अलावा जो भी उपाधियां रहेगी इन पर क्या लगाई जाएगी? रोक लगाई गई। दूसरा ध्यान में रखिएगा। दूसरी क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भारत का नागरिक है, कहाँ का नागरिक है? भारत का नागरिक है और विदेश में कार्यरत हैं, उसे विदेशी सरकार कोई उपाधि देना चाहिए, उसे विदेशी सरकार, शिक्षा और सेना के अलावा है ना, उसे विदेशी सरकार कोई उपाधि देना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी। अगर भारत का नागरिक है, विदेश में कार्यरत हैं और विदेशी सरकार उसे किसी प्रकार की कोई उपाधि देना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरा देखिएगा, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी पद पर कार्यरत हैं, अगर विदेशी नागरिक भारत में किसी पद पर कार्यरत हैं और उसे विदेशी सरकार अनुमति देना चाहिए और उसे विदेशी सरकार कोई भी हो सकती है ना, विदेशी सरकार उपाधि देना चाहे तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। कितनी शानदार बात कही गई है। अगर कोई विदेशी नागरिक है और भारत में किसी पद पर कार्यरत हैं और विदेशी सरकार उसे उपाधि देना चाहिए तो भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? उपाधि लेनी होगी। क्यों लेनी होगी भाई? भारत के राष्ट्रपति से उपाधि इसलिए जो है ये सूचना या भारत के राष्ट्रपति से अनुमति इसलिए लेनी होगी क्योंकि वो भारत में किसी पद पर कार्यरत हैं। कहाँ कार्यरत हैं? अगर भारत में कोई विदेशी नागरिक हैं, जैसे मान लेते हैं कि ब्रिटेन का कोई नागरिक भारत में किसी पद पर कार्यरत है और पाकिस्तान उसे उपाधि देना चाहे, कौन उपाधि देना चाहे? पाकिस्तान उपाधि देना चाहे तो नहीं भाई साहब, भारत के राष्ट्रपति अनुमति मिलेगी तो ही उपाधि ग्रहण करेगा, क्योंकि वो कार्यरत कहाँ पर है? भारत में कार्यरत हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। किनके अलावा? शिक्षा और सेना के अलावा सभी प्रकार की उपाधियों पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला आपको ध्यान में रखना है पद्म पुरस्कार। किसकी बात करें? पद्म पुरस्कारों। पद्म पुरस्कारों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इस पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत आपको ध्यान में रखनी है, शुरुआत हुई थी 1954 में, लेकिन बाद में 1977 में जब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। 1977 में जब देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने तो इन्होंने पद्म पुरस्कारों पर रोक लगा दी। क्या लगा दी? पद्म पुरस्कारों पर रोक लगा दी। लेकिन कुछ ही समय बाद 1980 में 1980 में जब भारत के प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी बने, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने तो इन्होंने पद्म पुरस्कारों की पुनः शुरुआत कर दी, पुनः क्या कर दी, शुरुआत कर दी। अब बात आती है 1996 में, 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक वाद आता है, कौन सा, बालाजी राघवन, बालाजी राघवन वाद, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, पद्म पुरस्कारों से संबंधित, आपको जरूर ध्यान में रखना है। बालाजी राघवन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बालाजी राघवन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्म पुरस्कार किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, पद्म पुरस्कार किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं होकर ये केवल एक सम्मान है, पद्म पुरस्कार किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं होकर एक केवल एक सम्मान है। व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे इन पद्म पुरस्कारों का प्रयोग नहीं कर सकता। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, तीसरी बात ये कही कि ये जो है सरकार उसको प्रदान करती है जो किसी क्षेत्र विशेष में उत्कृष्ट कार्य करता है। तो ये कोई सम्मान है, कोई उपाधि नहीं है, और व्यक्ति अपने नाम के आगे और पीछे इनका प्रयोग नहीं करेगा। ये पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में आपको वाद ध्यान में रखना है, कौन सा, बालाजी राघवनवाद। क्या कहा था बालाजी राघवनवाद में कि पद्म पुरस्कार किसी प्रकार की उपाधि नहीं होकर, किसी प्रकार की उपाधि नहीं होकर केवल सम्मान है, केवल सम्मान है जो समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। दूसरी बात आप क्या ध्यान में रखेंगे, दूसरी बात आप ये ध्यान में रखेंगे कि पद्म पुरस्कार का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे, व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे नहीं कर सकता। पद्म पुरस्कारों का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे नहीं कर सकता। ये वाद आप जरूर में ध्यान में रखना है, कौन सा, बालाजी राघवनवाद 1996, जिसमें पद्म पुरस्कारों की स्थिति जो है स्पष्ट कर दी और कहा पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, ये एक प्रकार का सम्मान है जो समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, और व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे इसका प्रयोग नहीं करेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इस बालाजी राघवनवाद में कही थी। तो ये आपका पहला मौलिक अधिकार कंप्लीट हुआ, समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 में कानूनी समानता के बारे में बात की, आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। अब जो दूसरा मौलिक अधिकार है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो कौन सा, ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख जो है आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 19 से लगाकर आर्टिकल 22 तक, अनुच्छेद 19 से लगाकर अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 4 आर्टिकल है, ध्यान में रखिएगा, घटाना नहीं है, 22 में से 19 घटाना नहीं है, 4 ध्यान में रखिएगा। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 20 में अपन बात करें तो 20 में जो है ये अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, एक और अपन जानेंगे 21A, कौन सी, 21A, और साथ ही 22 जो है गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, कौन सा, आर्टिकल 22। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 के संदर्भ में, कौन सा आर्टिकल, एक बार मैं सारों लिख लेता हूं, उसके बाद एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 19 में है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, पहले 7 थी लेकिन वर्तमान में कितनी है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 20 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 20 में आपको ध्यान में रखना है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, अपराध के संबंध में
दोष सिद्धि। आर्टिकल 21 के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है प्राण एवं देह स्वतंत्रता, प्राण एवं देह का स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A में आपको ध्यान में रखना है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 में आपको ध्यान में रखना है गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता, गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता। तो कुल मिलाकर जो है 5 आर्टिकल आपको यहाँ ध्यान में होंगे, 19, 20, 21 और 22। एक एक के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन से आर्टिकल के संदर्भ में, आर्टिकल 19। देखिए जरा आर्टिकल 19 क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 19 में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित थी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेखित है। वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं? 6 प्रकार की। एक उल्लेखित थी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा संपत्ति के संदर्भ में 2 मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। एक तो आर्टिकल 31 में जो थी संपत्ति का अधिकार उसे, और साथ ही आर्टिकल 19 में एक संपत्ति के अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, उसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। 6 कौन कौन से प्रकार अभी बचे हुए देखिए जरा। सबसे पहले अपने बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(a। आर्टिकल 19(1)(a) में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको मैं कह सकता हूं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, सिनेमा की स्वतंत्रता, ठीक है, सरकारी कार्यालय से किसी प्रकार की सूचना अर्जित करने की जो है ये स्वतंत्रता, धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी किसमें नीत हैं? आर्टिकल 19(1)(a) में। दूसरी देखिए जरा आर्टिकल 19(1)(b) की बात करें तो 19(1)(b) में है कि बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगला देखिए आर्टिकल 19(1)(c). 19(1)(c) में लिखा गया है कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और इसी के तहत आपको ध्यान में रखना है सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता, सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता, सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता। और ये जो सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता कब जोड़ी गई तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ी गई? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19(1)(c) में भी किया गया। और साथ ही आर्टिकल 43(b) के बारे में अपन बात करेंगे आगे। इनके साथ ही भारतीय संविधान का भाग जो है, भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9B, और 9B में आर्टिकल भी जोड़े गए जिसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19(1)(c) में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता और इसमें सहकारी समितियों के गठन की भी क्या की गई है? स्वतंत्रता। कौन सा अमेंडमेंट ध्यान में रखेंगे? 97। अगला देखिए जरा, अगला आर्टिकल है 19(1)(d). कौन सा ध्यान में रखेंगे? 19(1)(d) में है भारत में कहीं पर भी अबाध विचरण, भारत में कहीं पर भी अबाध विचरण, या अपन यूं कह सकते हैं घूमने फिरने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता।
अगली जो आपको ध्यान में रखनी है वो है 19(1)(e). कौन सी ध्यान में रखेंगे? 19(1)(e) में है भारत में स्थायी निवास की स्वतंत्रता। स्थायी निवास की स्वतंत्रता। अगली जो थी वो थी 19(1)(f). अगली कौन सी थी? 19(1)(f), जिसे किसका उल्लेख था? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। और संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता थी, इसको जो है 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एक और आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको कौन सी ध्यान में रखनी है? 19(1)(g). कौन सी ध्यान में रखेंगे? 19(1)(g). और इसमें है भारत में कहीं पर भी आजीविका वृत्ति या रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं पर भी आजीविका वृत्ति या रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रता है जिसके बारे में बात की। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखिए जरा। सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(a) में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1)(b) में है बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन सम्मेलन कैसा होना चाहिए? बिना हथियारों का सम्मेलन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिना हथियारों का सम्मेलन होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए। आर्टिकल 19(1)(c) में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और इसी में जो है ये सहकारी समितियों के गठन की क्या की गई है? स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला देखिए, भारत में कहीं पर भी अबाध विचरण, भारत में कहीं पर भी अबाध विचरण या घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अगला देखिए जरा, आर्टिकल 19(1)(e) में है भारत में कहीं पर भी स्थायी निवास की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर के अलावा था ना, आजकल जम्मू कश्मीर भी क्या है? शामिल है। भारत में भी जम्मू कश्मीर में भी आप स्थायी निवास कर सकते हैं, जब से धारा आर्टिकल 370 हटाया तब से। अगला देखिए, 19(1)(f) में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और अगला आपको ध्यान में रखना है, भारत में कहीं पर भी आजीविका वृत्ति या रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की हैं? कुल जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें मैं वापस से आता हूं 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में अपन बात करें तो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताओं को मैं शामिल मान सकता हूं? देखिए जरा, सबसे पहले प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता। अच्छा प्रश्न हो सकता है कि प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19(1) में। ठीक है, अरे भाई बोलेंगे, बोलने, सूचना का अधिकार, ये सारे के सारे मैं बात करूंगा कौन से मौलिक अधिकार में शामिल है, अंतर्निहित है। दूसरा देखिए, सिनेमा की स्वतंत्रता, सिनेमा की स्वतंत्रता कौन सा ध्यान में रखेंगे? सिनेमा की स्वतंत्रता। तीसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे? तीसरा ध्यान में रखेंगे कि धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता, धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता। और धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता में हड़ताल शामिल नहीं है, थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखिएगा, हड़ताल शामिल नहीं है, हड़ताल शामिल नहीं है। आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगले आपको ध्यान में रखना है, अगला क्या ध्यान में रखेंगे? प्रेस मीडिया हो गया, सिनेमा की स्वतंत्रता, धरना प्रदर्शन हो गया। इसमें आपको ध्यान में रखना है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन सूचना के अधिकार के संदर्भ में साथ ही एक वाद भी आपको ध्यान में रखना होगा, और सूचना के अधिकार में जो वाद आपको ध्यान में रखना है वो है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे? एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ।
एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सूचना का अधिकार भी इसमें अंतर्निहित है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा वाद के बारे में बात कर रहा हूं, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। और इसमें क्या कहा कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जो 2005 है, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 में क्या है, अंतर्निहित है, उल्लेखित नहीं किया गया है। आर्टिकल 19 में क्या है, अंतर्निहित है। ये कौन से वाद में कहा गया, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ये जरूर आपको ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न हो सकता है। एसपी गुप्ता बनाम कौन सा, भारत संघ वाद, जिसमें सूचना का अधिकार को क्या माना गया, अंतर्निहित माना गया। किसमें, आर्टिकल 19 में। एक और वाद आप जरूर ध्यान में रखिएगा, वो है नवीन जिंदल वाद। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2002। इस वाद में क्या ध्यान में रखेंगे, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वाद में देखा होगा आपने, नवीन जिंदल जो है ये जयपुर हाईवे, मतलब जयपुर से दिल्ली जो हाईवे है, इस पे जो है जिंदल फैक्ट्रीज करके इनकी फैक्ट्री आती है। इन्होंने अपनी फैक्ट्री पर तिरंगा लगा दिया। क्या लगा दिया, तिरंगा लगा दिया। मामला कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इससे पूर्व तिरंगा किसी निजी प्रतिष्ठानों में लगाने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल वाद में अपने फैसले में कहा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही भी मैं अपने विचारों को प्रकट कर सकता हूं। इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता अंतर्निहित होती है, जैसे पुस्तक लिखने की स्वतंत्रता, गाना गाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। नाटक की स्वतंत्रता, जिससे मनुष्य अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकता है, वो सारे के सारे। अभिव्यक्ति कई माध्यम से प्रकट हो सकती है, कोई गाकर करता है, कोई लिख कर करता है, कोई बोल कर करता है, कोई हंसकर करता है, कोई रो कर करता है, कोई चुप रह के करता है, कोई शेरो शायरी के माध्यम से करता है, कोई अपने अभिव्यक्ति को किसी प्रकार का जो है प्रदर्शन करके करता है। अभिव्यक्ति का अधिकार है, और अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19 में निहित है। ठीक है, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। लेकिन इस पे कुछ अपन कह सकते निर्बंधन भी लगाए गए, जिसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन नवीन जिंदलवाद में क्या था, उन्होंने अपनी फैक्ट्री पर तिरंगा लगा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये अपने आप में एक राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि तिरंगा फहराना भी अपने आप एक अभिव्यक्ति है राष्ट्र प्रेम के प्रति। और निजी प्रतिष्ठानों और घरों में भी तिरंगा फहराने की क्या मिल गई, छूट मिल गई। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे, आपके नवीन जिंदलवाद। क्या ध्यान में रखेंगे, निजी प्रतिष्ठानों एवं घरों पर तिरंगा फहराना, निजी प्रतिष्ठानों एवं घरों पर तिरंगा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। कौन सा ध्यान में रखेंगे, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2002। अच्छा प्रश्न हो सकता है कि घरों और निजी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो आपको ध्यान में रखना कौन सा, नवीन जिंदलवाद। अगला एक और वाद में जिसके बारे में बात करूंगा वो है श्याम नारायण सोक्से। आप लोगों ने सुना होगा, श्याम नारायण सोक्से बनाम भारत संघ 2016। श्याम नारायण सोक्से बनाम भारत संघ। आपने देखा होगा कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता को लागू कर दिया था। सिनेमा घरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता को लागू कर दिया। और आप सभी को पता है कि सिनेमा घरों में मूवी देखने के लिए जाते हैं, उसमें किस किस अलग अलग प्रकार के जो है प्राणी रहते हैं। अब इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये वाद गया कि ये तो एक प्रकार से जो है गलत है, क्योंकि ये हमारे अभी, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि राष्ट्रगान के लिए अपन को खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने श्याम नारायण सोक्से बनाम भारत संघ वाद में अपने स्पष्ट शब्दों में कहते हुए क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर रोक लगा दी। राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर रोक लगा दी। सिनेमा घरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर रोक लगा दी। क्या लगा दी, रोक लगा दी। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे,
श्याम नारायण शौक से बनाम भारत संघवाद 2016, जिसमें सिनेमा घरों में जो है राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दी, रोक लगा दी। अपन ये जो स्वतंत्रताएं पढ़ रहे हैं ना, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। इन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, कुछ निर्बंधन भी लगाए गए हैं। कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19(2) से लगाकर अनुच्छेद 19(6) पर। कहां से कहां तक, आर्टिकल 19(2) से लगाकर आर्टिकल 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन या प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना। देखिए जरा क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 19(2), जैसे देखिए किस किस प्रकार से प्रतिबंध, देखिए जरा, आर्टिकल 19(1)(a) है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 19(1)(2) के तहत। आर्टिकल 19(1)(b) है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 19(1) जो है 3 के तहत। आर्टिकल 19(1)(c) जो है, कौन सा, आर्टिकल 19(1)(c) और आर्टिकल 19(1)(d), इन पे लगाया गया है आर्टिकल 19(4) के तहत। और इसके बाद आर्टिकल 19(e) जो है ये 5 के तहत, और 19 जो आपके जी हैं इस पे लगाए गए हैं आर्टिकल 19(6) के तहत। इस प्रकार से एक एक पहले दी गई स्वतंत्रताएं और दूसरे में इसके क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाए गए। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रताएं दी तो छप्पर फाड़ के थी, लेकिन झाड़ू मारकर वापस ले ली गई। सुनिएगा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रताएं दी तो छप्पर फाड़ के थी, लेकिन झाड़ू मारकर वापस ले ली। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसे अपन निर्बंधन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आपको बोलने का अधिकार है, विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने का अधिकार तो आपको है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। ठीक है, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, लोक व्यवस्था को बिगाड़ने की बात नहीं करेंगे, किसी की मानहानि नहीं करेंगे, न्यायालय की अवमानना नहीं करेंगे। जनजातियों, आपको निवास की स्वतंत्रता है, आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, लेकिन जनजातियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी बहुत सारी प्रतिबंध या निर्बंधन जो हैं, ये आर्टिकल 19(2) से लगाकर 19(6) में लगाए गए। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 19(2) से लगाकर 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन या मैं कह सकता हूं प्रतिबंध लगाया गया है, निर्बंधन या प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे मैं बात करूं, आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि देश की एकता और अखंडता से संबंधित, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से संबंधित, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से संबंधित। दूसरी आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी कौन सी ध्यान में रखेंगे, पहली देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से संबंधित। दूसरी आपको ध्यान में रखना है विदेशी देशों के साथ संबंधों को लेकर, विदेशी देशों के साथ संबंधों को लेकर। तीसरा आप ध्यान में रखेंगे लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। अगला आप ध्यान में रखेंगे मानहानि। अगला आप ध्यान में रखेंगे न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। अगला आप ध्यान में रखेंगे जनजातियों से संबंधित, जनजातियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ये सारी क्या है, इन स्वतंत्रताओं पर क्या लगाए गए हैं, निर्बंधन या प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कहते हैं ना कि स्वतंत्रताएं दी तो छप्पर फाड़ के थी, लेकिन झाड़ू मारकर स्वतंत्रताएं क्या कर ली गई, वापस छीन ली गई। स्वतंत्रताएं दी तो छप्पर फाड़ के थी, लेकिन झाड़ू मारकर स्वतंत्रताएं क्या कर ली गई, वापस छीन ली गई। क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रताएं दी थी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको लिखने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप देश की एकता और अखंडता को तोड़ने और देश की सुरक्षा से संबंधित किसी प्रकार की बात को नहीं लिखेंगे। सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षा को तोड़ने से संबंधित। आपको विदेशी देशों के साथ भारत के किन के साथ बेहतर संबंध है, आप इस प्रकार की बयानबाजी प्रेस एवं मीडिया में नहीं करेंगे जिनसे भारत के विदेशी देशों के साथ संबंधों पर क्या हो, किसी प्रकार का प्रभाव पड़े।
लोक व्यवस्था, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की बात नहीं करेंगे। अगर लोक व्यवस्था कहीं बिगड़ी तो आपकी विचार एवं अभिव्यक्ति और इनके अलावा जो भी स्वतंत्रताएं दे रखी है उन पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकते। अपन सुनते हैं ना कि मानहानि का दावा कर दिया, मानहानि का ये कर दिया, इतना क्यों किया, किसी ने गलत बयान दिया था किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इसलिए मानहानि का दायर जो है दावा किया। न्यायालय की अवमानना नहीं करेंगे, ठीक है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया ऐसा नहीं कहेंगे मुझे विचार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है और न्यायालय ने जो निर्णय दिया है बिल्कुल ही गलत है, हम इसको नहीं मानते, नहीं भाई, है ना। इसके अलावा जनजातियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जहाँ निवास कर रहे हैं या आप किसी भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर जनजातियां निवास कर रही हैं तो आपकी स्वतंत्रताओं पर उस समय प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब वहां पर जनजातियों से संबंधित कोई बात आए। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक तरफ स्वतंत्रता दी गई, लेकिन स्वतंत्रताओं पर कुछ निर्बंधन भी लगाए गए हैं और वो आर्टिकल 19(2) से लगाकर 19(6) तक हैं। इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 20 में दे रखा है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, जिसमें एक अपराधी को अपराध का क्या बताना होगा, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि का मतलब है कि जिस समय जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय देश में जो प्रचलित कानून था उसी के अनुसार क्या मिलेगी, उसे सजा मिलेगी, दोहरे दंड पर रोक लगेगी। इस प्रकार की बातें जो है आर्टिकल 20 में लिखी गई। आर्टिकल 20 से आजकल अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अपन क्या होते हैं कई बार आर्टिकल 20 और 22 में कंफ्यूज हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। आर्टिकल 20 में प्रावधान किया गया है अपराध के संबंध में, क्या प्रावधान किया गया है, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। और दूसरा आर्टिकल 22 में किसका प्रावधान किया गया है, गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता। देखिए जरा, पहले अपराध होगा या गिरफ्तारी, पहले क्या होगा, अपराध। तो आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध, और अपराध के बाद क्या होगी, गिरफ्तारी। तो आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, और गिरफ्तार व्यक्ति को जो है और क्या होगा, गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी परामर्श से की क्या रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, आर्टिकल 22 में, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के संदर्भ में। आर्टिकल 20 में आपको क्या ध्यान में रखना है, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। और इसमें तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है आर्टिकल 20 के संदर्भ में। तीन बातें कौन कौन सी, सबसे पहले देखिए अपराध के संबंध में दोष सिद्धि में सबसे पहले देखिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस समय देश में जो प्रचलित कानून था उसी के अनुसार सजा मिलेगी, अर्थात दोहरे दंड पर रोक लगेगी। क्या रोक लगेगी, दोहरे दंड पर रोक, दोहरे दंड पर रोक। और दोहरे दंड पर रोक का क्या मतलब हुआ, किसी व्यक्ति ने अगर अपराध एक किया है तो सजा भी एक मिलेगी। क्या ध्यान में रखना, दोहरे दंड पर रोक का क्या मतलब हुआ, किसी व्यक्ति ने अगर अपराध एक किया है, किसी व्यक्ति ने अगर अपराध एक किया है तो सजा भी एक ही मिलेगी, सजा भी क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी। किसी व्यक्ति ने अगर अपराध एक किया है सजा भी एक ही मिलेगी, अर्थात दोहरे दंड पर क्या लगाई रोक। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राजीव गांधी की हत्या हो गई थी 1991 में। राजीव गांधी की हत्या कब हो गई थी, 1991 में। और इसके बाद में जो राजीव गांधी के जो हत्यारे थे इनको 1994 में जो है ये फांसी की सजा दे दी गई। किसकी सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में इनकी फांसी की सजा दे दी। इसके बाद में आपको पता होगा आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास आप समय याचिका लगा सकते हैं, और राष्ट्रपति के पास समय याचिका लगाई तो राष्ट्रपति ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। ये बात कर रहा हूं 1994 से लगाकर 2011 में राष्ट्रपति जी ने क्या कहा कि फांसी की सजा बरकरार रहेगी। कब गिरफ्तार हुए, 1991 में। फांसी की सजा कब सुनाई, 1994 में। और 2011 में राष्ट्रपति ने क्या कहा, फांसी की सजा बरकरार रहेगी। अब इसके विरुद्ध मामला वापस से मद्रास हाईकोर्ट में गया, और मद्रास हाईकोर्ट में किस बात को लेकर गया, दोहरे दंड पर होगा कि 1994 में फांसी की सजा सुना दी गई है और अब तक इनको फांसी की सजा नहीं मिली है। एक तो इन्होंने आजीवन कारावास की, अपन कह सकते हैं इनको काफी 20 वर्षों से अधिक जेल में है। अब
जेल में रह ली, अब अगर इन्हें फांसी हो गई तो एक अपराध के लिए कैसा है, दोहरा दंड है। हाँ, निसंदेह रूप से इन्होंने राजीव गांधी की हत्या की है या हत्यारा है, लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने अगर अपराध एक किया है तो सजा भी कितनी मिलनी चाहिए, एक मिलनी चाहिए। जबकि यहाँ एक व्यक्ति ने अपराध एक किया है तो सजा कैसे मिल रही है, दोहरी मिल रही है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों पर फांसी की सजा पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। आज भी राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिली है। उसका आधार कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है, 20। अगला देखिए, दूसरी क्या बात ध्यान में रखें, दूसरी देखिए, भूत लक्षणी विधि, भूत लक्षणी विधि पर प्रतिबंध, भूत लक्ष्मी विधि पर प्रतिबंध, या मैं यूं कहूं भूत लक्ष्मी विधि से संबंधित बात करें ना। भूत लक्ष्मी विधि का क्या मतलब हुआ, किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है, अपराध के समय देश में जो प्रचलित कानून था उसी के अनुसार सजा मिलेगी। नया कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जिस समय अपराध किया है, जिस समय अपराध किया है उस समय देश में जो प्रचलित कानून था, उस समय देश में जो प्रचलित कानून था, देश में जो प्रचलित कानून था उसी के अनुसार सजा, अर्थात नया कानून बनाकर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती, किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। ध्यान से सुनिए, इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति था जिन्होंने अपराध किया है, मान लो 20 सितंबर 2018 को। कब अपराध किया है, 20 सितंबर 2018 को। और इसके बाद जो है ये जेल में गए और ट्रायल के बाद में 20 अक्टूबर 2021 को इनको क्या हो रही है, सजा हो रही है। और इसी बीच की अवधि में एक और कई कानून बना दिया गया, और वो कानून कब बनाया गया, वो कानून बनाया गया आपके 20 सितंबर 2019 को। अब जो यहां पर न्यायालय फैसला देगा, ये न्यायालय फैसला इस कानून के अनुसार नहीं देगा। न्यायालय फैसला जो देगा, ये जो इस समय जो कानून था इसके अनुसार देगा। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस समय देश में जो प्रचलित कानून था उसी के अनुसार सजा मिलेगी। नया कानून बनाकर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। भले ही सजा इन्हें 2020 में मिले, भले ही 2025 में मिले, भले ही 2027 में मिले और भले ही 2030 में मिले, लेकिन सजा किसके अनुसार मिलेगी, 2018 में जो उन्होंने जिस समय अपराध किया है उस समय देश में जो प्रचलित कानून था उसी के अनुसार क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। नया कानून बनाकर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात सुनिएगा, तीसरी बात क्या है, स्वयं के खिलाफ किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के खिलाफ किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के खिलाफ किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। और इससे संबंधित एक वाद आप जरूर ध्यान में रखिएगा, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। सेल्वी बनाम कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य। और सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में अपने फैसले में कहा कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने पर रोक लगाई गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के तहत, और इसी के तहत जो है किसी भी प्रकार का नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं किया जा सकता, ब्रेन मैपिंग। और नेक्स्ट आप ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार का लाइव डिटेक्टर टेस्ट,
जिसको अपन बोल सकते हैं झूठ पकड़ने की मशीन, ये नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति पर नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति पर पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति पर ब्रेन मैपिंग नहीं का टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति पर लाइव डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जा सकता। लाइव डिटेक्टर टेस्ट ये भी एक झूठ पकड़ने की मशीन है। अगर ये कर रहे हैं इसका मतलब आर्टिकल 20 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 20 का उल्लंघन हो रहा है। ये स्पष्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन सा वाद? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010। लेकिन एक बात यहां पर जरूर ध्यान में रखिएगा, इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अपराध महिलाओं एवं बच्चों से है और महिलाओं और बच्चों से गंभीर अपराध हैं तो न्यायालय की अनुमति से इस प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी आवश्यक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, दोहरे दंड पर रोक लगाई गई है। दूसरा, जिस समय देश में जो प्रचलित कानून था उसी के अनुसार सजा मिलेगी, अर्थात नया कानून बनाकर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और साथ ही आपको वाद ध्यान में रखना है, कौन सा? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। साथियों, वाद आजकल अच्छे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं सीधे कि निम्नलिखित में से कौन से वाद का संबंध किससे है। जैसे इससे पूर्व आर्टिकल 19 के बारे में बात की तो नवीन जिंदल वाद आपको ध्यान में रखना है। श्याम नारायण शोक्से वाद आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर रोक से संबंधित। और एसपी गुप्ता वाद, जिसमें मैंने कहा था कि सूचना के अधिकार जो हैं ये आर्टिकल 19 में अंतर्निहित हैं। मैंने क्या कहा? अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, लेकिन आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।